Okay, so in today's class, we are going to see Ren enzyme, action of Ren enzyme, how it works. Ren, restriction endonuclease. Restriction endonuclease, how it works. First, it inspect the whole length of DNA. First, it inspect the whole length of DNA. Then it binds. Then it binds to specific region of DNA. Specific region of DNA. Recognition site. Recognition site or palindromic site या palindromic sequence भी बोल सकते हैं. So that means Ren enzyme how it works. Ren enzyme क्या करता है ना, फर्स्ट इंस्पेक्ट करता है होल लेंथ ऑफ डीएनए का. मतलब पहले इंस्पेक्शन करता है पूरे डीएनए में क्या सीक्वेंस है, पहले रीडिंग करता है. रेन एंजाइम पहले डीएनए को पढ़ेगा, पूरा पढ़ के क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक एरिया में जाके बाइंड होगा रेन एंजाइम. एंड दैट स्पेसिफिक एरिया इज आल्सो कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस बोले. अब ये सीक्वेंस जो है पैलियंड्रोमिक सीक्वेंस, palindromic sequence is just like the word Malayalam. Okay, palindromic sequence just like the word Malayalam. क्या स्पेशल है मलयालम वर्ड में? इसको फॉरवर्ड पढ़िए तो मलयालम होगा, और इसको बैकवर्ड पढ़िए तब भी ये मलयालम ही होगा. तो palindromic sequence just like the word Malayalam, which read same in both the direction, which read same both forward and backward. दोनों का डायरेक्शन में अगर रीडिंग करेंगे तो सेम ही आएगा, बैकवर्ड में भी वही सीक्वेंस आएगा. Ren enzyme, yesterday I told Ren enzyme where they are available. Ren enzymes are available inside the bacteria. Bacteria contain Ren enzyme as a part of their defense system. हमारे पास क्या है, डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज हैं. बैक्टीरिया के पास डिफेंस के लिए क्या है बोल तो रेन एंजाइम है. बैक्टीरिया कंटेन रेन एज ए पार्ट ऑफ इट्स defense system, and we are extracting those Ren enzyme from the bacteria, and we are using Ren enzyme to cut the diagram. Let's see how this Ren enzyme work. Palindromic sequence क्या है और कैसे काम कर रहा है ये. Suppose there is one foreign DNA. एक foreign DNA उसका sequence कुछ ऐसा है, GAATTC. वन स्टैंड GAATTC, तो अदर स्टैंड क्या रहेगा, से A का पेयर T और T का पेयर A और C का पेयर G. फॉरेन डीएनए है ये. एंड देयर इज आल्सो वेक्टर डीएनए ले लो, और वेक्टर डीएनए में भी एक सीक्वेंस है, GAATTC CTTAAG. अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट ये सोच रहे हैं फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर बोथ सेम?
सेम इन सीक्वेंस। आपको लग रहा है ये दोनों सेम सीक्वेंस के हैं? फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस और वेक्टर डीएनए का सीक्वेंस सेम है? क्या लग रहा है आपको? आप सिर्फ ये देख रहे होंगे ना, GATTC, GATTC, ये इतना ही देख रहे होंगे। अगर इतना देख रहे हैं तो सेम लग रहा है आपको। उसके बाद वाला पार्ट क्या है? डिफरेंट है। और इस ये GATTC से पहले वाला जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। समझ गए? एंड आवर इंटेंशन इज टू बाइंड दिस पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट मुझे ज्वाइन कराना है। समझे? ये डीएनए ज्वाइन कराना है मुझे, ये डीएनए और ये डीएनए जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं लिखा है यहां पर, वो ज्वाइन कराना है। अब कैसे ज्वाइन कराएंगे? तो वी विल यूज इको R1। बोथ आर कटेड, both are cutted by using RAN, by using echo R1 in between G and A, where it cuts in between G and A, मतलब एक स्टैंड का G and A यहां पे कट कर दो, एरो मार्क लगा दो, इन बिटवीन G and A। दूसरे स्टैंड का भी G एंड A के बीच में ही कट कर दो, यहां पर भी एरो मार्क लगा दो, और यहां पर भी G एंड A के बीच में, यहां पर भी G एंड A के बीच में। दैट मीन्स इको R1 cuts only at the region of in between G and A. It is not cutting A and T, it is not cutting A and A, it cuts only between G and A। चलो कट कर दिए। कट करने के बाद क्या होगा? क्या होगा आप कट करने के बाद? ये G रखा, CTTA, G कट हो गया है। समझ गए? मतलब ये इतना ऊपर का एरिया रिमूव हो गया और ये G रिमूव हो गया। और ये स्ट्रैंड का इधर ले लो, ये स्ट्रैंड का ले लो सीक्वेंस, AATTC और G, इतना ही ले लीजिए बस। बाकी के पार्ट डिलीट कर दो। अब स्टिकर की तरह दोनों को अटैच कर दो, स्टिकर की तरह। दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स, सिंगल स्ट्रैंड एक्सटेंशंस ऑफ द डीएनए। डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टिकी, स्टिकी एंड्स बोलते हैं। नाउ स्टिकी एंड्स आर जॉइंड। अब क्या हुआ पता है? ये दोनों डीएनए आके ज्वाइन हो गए। ये G था और इधर से AATTC अटैच हो गया, दूसरे स्टैंड का CTTAAG अटैच हो गया। नाउ these two DNA are called, when they are joined, this DNA is called recombinant DNA। recombinant DNA, समझे? ये एक फुल चॉकलेट, ये एक फुल चॉकलेट, और दोनों चॉकलेट का हाफ हाफ लेके एक नया चॉकलेट बना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, न्यू कॉम्बिनेशन डीएनए। अब एग्जाम में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में ये डायग्राम है, एग्जाम में रेडी रहिए स्टेटमेंट्स। इको R1 कहां पे कट कर रहा है? Echo R1 cuts a specific region of the DNA in between G and A, in between G and A, ठीक है? And both foreign DNA and vector DNA should be cutted by using same RAN enzyme। अच्छा, same RAN ही क्यों बोलते हैं? दोनों सेम साइड पे कट करेंगे ना तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स बनेंगे। इफ यू कट फॉरेन डीएनए बाय HindII, if you cut vector DNA by echo R1, they will not make complementary sticky ends। ऐसे complementary तो नहीं बनेंगे।
स्टिकी एंड्स बनेंगे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेंगे, समझ गए? हिंद टू कहां तो जाके दूसरी जगह कट कर रहा है, जी जी जी, सी सी सी, ऐसे सीक्वेंस को कट कर रहा है। इको और वन कहां कट कर रहा है, जी ए टी टी सी, ऐसे पार्ट को कट कर रहा है। If you cut both foreign DNA and vector DNA by using same RNA enzyme, then only you get sticky ends, sticky complementary ends, sticky complementary ends। ये डायग्राम के थ्रू क्या क्या सीखने मिला सब लिखना, एग्जाम में इस पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेन एंजाइम cuts which bond of DNA, whether it is hydrogen bond or phosphodiester bond, Ren enzyme cuts only phosphodiester, only बोल दिया मैं। कुछ बच्चे हाइड्रोजन भी बोलते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जा रहे हैं, जब बैकबोन ही कट हो गई तो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जा रहे हो। Ren enzyme is not cutting hydrogen bond. Ren enzyme cuts only phosphodiester bond, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखने मिला, लाइगेज एंजाइम यूज करके हम अटैच कर सकते हैं। तो लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, लाइगेज एंजाइम ज्वाइन, लाइगेज एंजाइम ज्वाइंस ओनली फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब मैं ओनली बोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कुछ बच्चे बोलते हैं, मैं ओनली इसलिए यूज कर रहा हूं, समझे? अब ये डीएनए दोनों आके अटैच हो गए, ये डीएनए अटैच हो गए, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा वो। हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऑटोमेटिक बनने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड खुद ब खुद बनेंगे, लाइगेज एंजाइम सिर्फ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के देगा। Ren is a part of defense system in bacteria। बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है रेन एंजाइम। सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सटेंशंस ऑफ डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस ऑफ डीएनए को क्या बोला था मैं, स्टिकी एंड्स। सिंगल स्ट्रैंड एक्सटेंशंस ऑफ डीएनए आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड्स याद रखो पहले, सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस, ठीक है? ये सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशन आना चाहिए। इफ रेन enzyme cuts DNA symmetrically, तब बनेंगे ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स, स्टिकी एंड्स मतलब सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशंस रहना चाहिए, और ब्लंट एंड्स में कोई सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशन नहीं होता। Let's see. So if Ren enzyme is cutting this GAATTC CTTAAG in between G and A, then it will produce, yes, sticky ends। अब sticky ends बनेंगे, यहाँ पर sticky ends बनेंगे। और अगर GAATTC को अगर सिमेट्रिकली कट करे, सिमेट्रिकली मतलब इक्वली, 6 बेस पेयर लॉन्ग है, 6 बेस पेयर लॉन्ग है, मतलब इन बिटवीन 3 बेस पेयर एंड 3 बेस पेयर के बीच में कट करे, सिमेट्रिकली हो गया ना। ये सिमेट्रिकल कटिंग को क्या बोलेंगे हम, ब्लंट कटिंग। ये स्टिकी कटिंग है और ये ब्लंट कटिंग है। स्टिकी कटिंग करने से स्टिकी एंड्स बनेंगे,
सिमेट्रिकल कटिंग करने से ब्लंट एंड्स बनेंगे। ब्लंट एंड्स का मतलब है if it is cutted DNA, if DNA is cutted equally, symmetrically, resulting in formation of two equal pieces of DNA, 6 बेस पेयर लॉन्ग, 3 बेस पेयर का एक, 3 बेस पेयर का एक, दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना? तब जो है ब्लंट कटिंग बोलेंगे। समझ गए बात? ओके। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में विच एंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट? स्टिकी एंड्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ब्लंट एंड का कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हम क्यों कट कर रहे हैं डीएनए को, ये बोलो? हम डीएनए इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि हम ज्वाइन कराना चाहते हैं टू अनरिलेटेड डीएनए। आई वांट टू कट हाफ चॉकलेट ऑफ वन चॉकलेट, अनदर चॉकलेट हाफ, दोनों को मिक्स करना चाह रहा हूं मैं। तो ये है पर्पस मेरा। और ज्वाइन कराना है टू अनरिलेटेड डीएनए का, तो दैट मीन्स यू शुड हैव स्टिकी एंड्स। ब्लंट कटिंग इज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल पीसेस ऑफ डीएनए। इसको कट करें तो 2 इक्वल पीसेस मिले, GAA CTT। क्या ये किसी से बाइंड हो सकता है? जाके बाइंड हो सकता है? इट विल नॉट बाइंड। ये डबल स्टैंडर्ड है। समझ गए? ये देखो GAATTC CTTAAG, ये एक पीस, ये एक पीस, ये एक पीस, ये एक पीस, 4 पीसेस मिले मेरे को डीएनए के। समझे? दिस इज 1 2 3 4 फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए है यहां पर। और ये 4 के 4 क्या हैं? स्टिकी हैं, किसी से भी जाके बाइंड हो सकते हैं। समझ गए? और ये TTC क्या है? ब्लंट कटिंग है, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे हैं बोले तो, डबल स्टैंडर्ड है ना मैरिड पीपल के वैसे हैं। मैरिड पीपल कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्टेबल हैं, ये एकदम स्टेबल हैं। समझे? और जो स्टिकी एंड्स हैं ये कैसे हैं बोल दो, बैचलर्स हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड हैं। डबल स्टैंडर्ड बनते ही क्या हो गया? स्टेबिलिटी आ गई। सिंगल स्टैंडर्ड जब तक थे अनस्टेबिलिटी थी। वेदर स्टेबिलिटी इज गुड और अनस्टेबिलिटी इज गुड। अनस्टेबिलिटी रहेंगे तो रिएक्टिव रहेंगे, ठीक है, और स्टेबिलिटी आएंगे तो ज्यादा मत समझो, इतना ही समझ लो। स्टिकी, स्टिकी का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं अब हम? देखिए 1963 में 2 एंजाइम्स के बारे में पता चला था। इन 1963 2 enzymes in bacteria, one ren, one methylase। रन क्या कर रहा है बोलते? कट द डीएनए। और मिथाइलेस क्या कर रहा है? ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। रेन एंजाइम जो है 1963 में 2 एंजाइम डिस्कवर हुए बैक्टीरिया में। 2 एंजाइम्स आर डिस्कवर्ड, 1 रेन और 1 मिथाइलेस। रन क्या कर रहा है? डीएनए को कट कर रहा है। मिथाइलेस क्या कर रहा है? मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है डीएनए को। एंड द डीएनए इफ इट इज मिथाइलेटेड, इफ डीएनए गेट्स मिथाइलेटेड देन देयर इज नो एक्शन ऑफ रेन एंजाइम, ठीक है, ये याद रखना है। यस, या only Ren enzyme are present only and only bacteria. There is no other Ren enzyme.
वी आर नॉट हैविंग रेन एंजाइम, हमारे सेल में नहीं है रेन एंजाइम, सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। ओके बुक दीजिए। Over 900 restriction enzyme are discovered. 900 REN discovered or isolated till now. Isolated till now from 230 strains of bacteria. 230 strains of bacteria till now। अब तक कितने रेन एंजाइम आइसोलेट किए गए हैं? इको R1 तो बस एक नाम है, ऐसे टोटल कितने हैं बल्कि पूछ सकते एग्जाम में। समझ नहीं आ गई बात? टोटल कितने हैं बल्कि पूछ सकता है। टोटल कितने हैं? 900 एंजाइम अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। ओवर 900 एंजाइम फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। उसमें इको R1 एक है, हिंद2 एक है, ऐसे बहुत हैं रेन एंजाइम्स, hundreds। नेक्स्ट, isolation and separation of DNA fragments. Isolation and separation of DNA fragments. So first of all, what is genetic engineering? Genetic engineering क्या बताया था मैं आपको? It is a technique of joining DNA of two different organism, transferring of gene from X organism into Y organism, alteration of DNA, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब डीएनए को अल्टरेशन करना है, मतलब सबसे पहले अब डीएनए अलग करना, डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट है? सबसे पहले क्या करें? डीएनए आइसोलेट कर लिए, ये रहा आइसोलेटेड डीएनए। अब इस टाइम से ट्रीट करें। नाउ द डीएनए ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, some larger fragments, some smaller fragments. This process is called restriction digestion. Restriction digestion. After restriction digestion, the DNA fragments are loaded upon agarose gel. Agarose gel ले लेना है, ये रहा agarose gel. Agarose gel is a natural polymer, natural polysaccharide, natural polysaccharide है। और agarose gel की एक खास बात बोले तो नेचुरल पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। agarose gel में हम क्या करेंगे? 1 2 3 वेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेल्स बनाएंगे। 3 4 कितने भी वेल्स बना लो, वेल्स, वेल्स इन agarose gel। वेल्स बनाएंगे, थोड़े से डिप्रेशंस में कट कर लेंगे, थोड़ा agarose gel वेल्स बनाएंगे। और यहां पर ये साइड कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, और उसका अपोजिट साइड, वेल के साइड क्या कनेक्ट करना? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अपोजिट साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड लगा दिए इधर वेल्स की तरफ, वेल्स की तरफ कैथोड, अपोजिट साइड एनोड, अपोजिट साइड एनोड लगा दो। अब क्या करेंगे हम? वेल नंबर 1 में, वेल नंबर 1 में टोटल होल डीएनए लोड करेंगे, मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होल डीएनए इज लोडेड। बट वेल नंबर 2 में, वेल नंबर 3 में दो अलग अलग डीएनए डालेंगे,
विच आर रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड। मतलब ऐसे डीएनए लेके कट करके डालेंगे वेल नंबर 2 में, वेल नंबर 3 में, बट वेल नंबर 1 में होल डीएनए कट नहीं करेंगे। तो क्या लोड कर रहा हूं जरा बोलो। इन वेल नंबर 1, in well number 1 whole DNA is loaded, whole DNA is loaded without restriction digestion, whole DNA is loaded. In well number 2 and 3, 2 and 3 restriction digested DNA, restriction digested DNA is loaded. वेल नंबर 1 में पूरा डीएनए लोड करेंगे, वेल नंबर 2 और 3 में डाइजेस्टेड डीएनए लोड करेंगे। सो इन वेल नंबर 1 क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, करंट इज सप्लाइड, वेल नंबर 1 से डीएनए निकलेगा और मुझे एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा, सिर्फ एक ही फ्रैगमेंट मिलेगा। इन वेल नंबर 1 ओनली वन फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, one piece of DNA. But in well number 2, I am going to get several fragments of DNA. Well number 2 से बहुत सारे DNA के फ्रैगमेंट निकल रहे हैं अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि DNA को नेगेटिव चार्ज होता है। सो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो DNA के जो पीसेस हैं वो पीसेस अलग अलग आ रहे हैं इधर एनोड की तरफ, और जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट है वो एनोड के बिल्कुल करीब में है। स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट इज रनिंग वेरी फास्ट, और जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट है इट इज रनिंग स्लोली। लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट इज रनिंग स्लोली। वेल नंबर 3 में भी आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, सेम थिंग, जरूरी नहीं है एक ही फ्रैगमेंट मिलना, मेनी फ्रैगमेंट्स यू आर गोइंग टू गेट। थैंक यू। इन वेल नंबर 1 डीएनए इज डाइजेस्टेड और नॉट डाइजेस्टेड। In well number 1 DNA is not digested, hence not separated into fragments. In well number 1 DNA loaded is undigested, undigested था वो, that's why you are not getting many pieces of DNA. समझे आप ये क्वेश्चन का आंसर दो, वेल नंबर 1 से बहुत सारे फ्रैगमेंट्स क्यों नहीं मिल रहे आपको, और वेल नंबर 2 से बहुत सारे फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, वेल नंबर 3 से बहुत सारे फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, इसका रीजन बता दो बस। वेल नंबर 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए है, इन वेल नंबर 1 डीएनए इज अनडाइजेस्टेड, hence not separated into various fragments, hence not separated into various fragments, इसलिए बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में तो सेपरेट नहीं हुआ है। बात समझ में आ गई। अब ये प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस तो समझ गया, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। व्हाट इज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे separation of DNA fragments, separation of DNA fragments according to their sizes, separation of DNA fragments according to their sizes,
according to their sizes under electric field. Separation of DNA fragments according to their sizes under electric field upon agarose. किसके ऊपर सेपरेट हो रहे हैं? अपॉन agarose gel. Upon agarose gel is called agarose gel electrophoresis, is called capital A, capital G, capital E. agarose gel electrophoresis बोलते हैं इसको. agarose gel electrophoresis, electrophoresis बोले इसको. डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग. स्टेनिंग करना पड़ता उसके लिए. आफ्टर स्टेनिंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड. अगर आपको डीएनए फ्रैगमेंट देखना है तो पहले आपको स्टेन करना पड़ेगा जल को इथिडियम ब्रोमाइड से. व्हाट इज द डीएनए स्टेन? इथिडियम ब्रोमाइड. डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विथ इथिडियम ब्रोमाइड अंडर यूवी लाइट. Under UV light as bright orange color bands. Orange color bands. कैसे दिखते हैं डीएनए फ्रैगमेंट्स? बोल तो ऑरेंज बैंड्स दिखते, ऑरेंज कलर बैंड दिखते जल के ऊपर. ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स. So we separated DNA fragments according to their sizes. Smallest fragment is running faster towards anode and the largest fragment is very close to the well. Well के बिल्कुल करीब में है. Okay? The process अब क्या करना है next? The process of cutting out. The process of cutting out of DNA fragment from agarose gel is called elution. अब elution क्या है बोले तो, अब देखो जल में इतने सारे बैंड हैं, 100 बैंड हैं सपोज. 100 बैंड में से आपको कौन सा डीएनए बैंड चाहिए उसका साइज मालूम कर लो. पहले आपको चाहिए इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए बैंड, जीन चाहिए, तो उसका साइज मालूम कर लो, उसका मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर लो पहले स्टैंडर्ड. उसके बाद जल में ढूंढो इतने में से कौन सा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, उसको कट कर लेके बाहर निकाल लो. यूवी लाइट में करना पड़ता है ये सब. ठीक है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ agarose gel electrophoresis? हेडिंग क्या थी? आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. बहुत सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स है हमारे पास, हमारे सेल में. अब वो डीएनए फ्रैगमेंट में से मुझे एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट चाहिए. I know the size of the DNA fragment. I know its molecular weight. जल के ऊपर रन करा लो, आइडेंटिफाई कर लेता हूं मैं. समझ गए? डीएनए फ्रैगमेंट रन टूवर्ड्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है. डीएनए फ्रैगमेंट्स रन टूवर्ड्स एनोड. डीएनए फ्रैगमेंट लिख लो, डीएनए फ्रैगमेंट रन टूवर्ड्स एनोड. DNA fragment runs towards anode.
इफ द साइज ऑफ बी डीएनए, सपोज मेरे पास डीएनए 4 डीएनए है, इफ द साइज ऑफ बी डीएनए इज ग्रेटर देन सी डीएनए, ग्रेटर देन डी डीएनए, ग्रेटर देन ए डीएनए, I am having 4 pieces of DNA and it is like this. Label these 4 fragments of DNA. Label करो. ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड, यानी तो हो सकता है नीचे कैथोड ऊपर एनोड डाले तो। हाँ, एग्जाम में वैसा बहुत ज्यादा करता है ना। चलो इधर कर देंगे कैथोड, इधर कर देंगे एनोड। भाई मॉलिक्यूलर वेट किधर है? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका बता रहा है यहाँ पे? बी। तो ये कंपलसरी बी रहना चाहिए। उसके बाद सी आया, उसके बाद डी आया, उसके बाद ए आया। ए इज हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, सो इट शुड बी नियरर टू एनोड। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर बोल के टॉपिक है आफ्टर एगारोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब है इट इज नथिंग बट प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, plasmid, bacteriophage are called cloning vectors. Why they are called cloning vectors? They carry genes. They carry genes from one organism to another organism. एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेना, दूसरे ऑर्गेनिज्म को देकर आना, ये काम है क्लोनिंग वेक्टर। बुक में लिखता है जस्ट लाइक मलेरियल वेक्टर्स, मस्कीटोज, बुक में ऐसे वर्ड्स लिखा है, मस्कीटोज आर एक्टिंग एज vectors for malaria which carry the pathogen from the infected person to a healthy person. In the same way, cloning vector also carries some selected gene from one organism to another organism. They are called cloning vectors. Plasmids have 15 to 100 copy number. 15 to 100 कॉपी नंबर। कितना कॉपी नंबर हो सकता है प्लाज्मिड का? 15 to 100। व्हाट इज मीन बाय कॉपी नंबर? नंबर ऑफ प्लाज्मिड, नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल, नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड कॉपी नंबर। कितने प्लाज्मिड हो सकते हैं एक सेल के अंदर? बोल तो 15 से 100 हो सकते हैं। 15 से 100 कॉपी नंबर है इसका। एंड हु मेंटेन कॉपी नंबर? इट इज मेंटेन्ड बाय ORI। इट इज मेंटेन्ड बाय ORI बिकॉज प्लाज्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, ORI साइट है। प्लाज्मिड के अंदर एक ORI साइट है, सेल्फ रेप्लिकेशन साइट है, बाय विच प्लाज्मिड्स आर मल्टीप्लाइंग, जिससे प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करता है। दैट इज कॉल्ड ORI साइट। एंड वन प्लाज्मिड कैन हैव हाउ मेनी कॉपी नंबर? 15 to 100 कॉपी नंबर तक हो सकता है। मतलब अगर मैं कोई बैक्टीरिया को देखूं तो अंदर प्लाज्मिड 15 से 100 प्लाज्मिड तक हो सकते हैं। आप ऐसा मत समझो कि एक बैक्टीरिया में एक ही प्लाज्मिड रहता है, ऐसा मत सोचो। प्लाज्मिड जो है 15 से 100 हो सकते हैं एक बैक्टीरिया में। कॉपी नंबर प्लाज्मिड की है। प्लाज्मिड हैव कॉपी नंबर। और कॉपी नंबर में क्या होता है बोलते हैं? नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल,
या नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर प्लाज्मिड सेल? नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स हैं पर बैक्टीरियल सेल। सेल एक ही होता है, उसके अंदर प्लाज्मिड कितने हैं वो कॉपी नंबर है। सो जो प्लाज्मिड हमारे सिलेबस में रखा गया है स्टडी के लिए, देयर आर वेरियस प्लाज्मिड्स, लेकिन जो प्लाज्मिड हमारे सिलेबस में रखा गया है दैट इज PBr 322। PBr 322 बोल के प्लाज्मिड है। सो व्हाट इज दिस PBr 322? आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है, ये बनाया गया है प्लाज्मिड, कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है ये, और इसका फुल नेम होता है बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट हु वर्क ऑन दिस, प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिगस। प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिगस नंबर 322। प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिगस नंबर 322। ये आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया के अंदर है ये प्लाज्मिड। नाउ लेट्स सी PBr 322 का जो स्ट्रक्चर है, PBr 322 का जो स्ट्रक्चर है उसको हम पढ़ेंगे कैसे होता है PBr 322, हाउ इट लुक्स। कोई मैनमेड चीज है मतलब वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होंगी शायद, है ना, मैनमेड है बोल तो डेकोरेशन करेगा वो। तो PBr 322 कुछ ऐसा दिखता है। सो प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर ही रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड ही रहेंगे। सो दिस प्लाज्मिड इट इज हैविंग वन एरिया कॉल्ड ORI. What are the labelings of PBr 322? See, this is PBr 322. One area called ROP. Another one more area. यहां से यहां तक ये एरिया जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है, समझे? एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक का नाम है। और PBr 322 में क्या दे रहे हैं हम? एक एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन दे रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है ये? बहुत बुरी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया को आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दे रहे हैं, आप अपने एनिमी को दे रहे हैं वेपन, ये रख लो वेपन बोल के दे रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दे रहे हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या यूज कर रहे थे आप? एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे PBr 322 को क्या दे रहे हैं हम? रख लो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बोल के दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप बोलो क्यों दे रहे हैं? नंबर है वो 322, बहुत सारे प्लाज्मिड हैं उसमें 322 नंबर है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, व्हाई वी हैव गिवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन? यस, मार्कर, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन मार्कर, है ना। पहले पेन लेते तो पेन के अंदर लिख के रखते थे नाम, पहले, अब नहीं लिखते हैं कोई भी, पहले पेपर पेन लिखते थे नाम, उसके बाद पेन के अंदर रखते थे। तो वो नाम से, हाँ ये सिलेक्शन मार्कर, ये मेरा पेन है, सिलेक्शन मार्कर। क्यों बोलते हो? सब लोगों के पास सेम पेन होते थे पहले, अभी कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ पेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। अब PBr 322 प्लाज्मिड है,
ऑल प्लाज्मिड लुक अलाइक, सारे प्लाज्मिड ऐसे रिंग स्टिच रहते हैं. हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई यूर प्लाज्मिड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ प्लाज्मिड? बाय एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन. थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मिड हैं, उसमें से आप अपनी प्लाज्मिड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? थाउजेंड्स ऑफ बफेलोज हैं, आप अपनी बफेलो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसको है ना थोड़ा सा कलर पेंट कुछ तो भी लगाओ, बेल वगैरह लगाओ, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप. सो सिलेक्शन मार्कर का जो है काम कर रहा है ये. सिलेक्शन मार्कर, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दे दिए आप. सिलेक्शन मार्कर. देखो हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर क्वेश्चन पूछे जेनेटिक इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक क्या है बोल तो गिविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टू द बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिर्फ अपने पास नहीं रख लेता, दूसरे बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करता, कॉन्जुगेशन करके उसको दे देता, फिर उन्हें फिर दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन करता. बैक्टीरिया जो है पूरे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बन जाएंगे. इमेजिन व्हेन ऑल द माइक्रोब्स आर बिकमिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, doctors are trying so many antibiotics on the patient, but patient is not treated because bacteria is antibiotic resistant. तब क्या होगा ये दुनिया का, समझे? वो भी होने वाला है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है बैक्टीरिया में. तो अब यहाँ पे छोड़िए वो टॉपिक, अब ड्रॉबैक के बारे में. पहले टेक्नोलॉजी तो समझ लो, ड्रॉबैक बता दिया मैं आपको. PBr 322 we constructed like this plasmid having two ampicillin resistant, one ampicillin resistant gene and one tetracycline resistant gene, two antibiotic resistant gene used as selection marker. समझे? तो इसका मतलब ये है PBr 322 वो प्लाज्मिड है जिसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. दूसरे प्लाज्मिड में ऐसा नहीं है, कौन से भी दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. ये प्लाज्मिड बन चुका है. अब प्लाज्मिड क्यों यूज करते हैं हम? टू कैरी द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म. अब जीन कैरी करना है तो प्लाज्मिड कट करना पड़ेगा मुझे. वो क्यों? प्लाज्मिड कट करके उसमें जीन पहले लगाना पड़ेगा ना. तो कट करने के लिए क्या चाहिए आपको? रेन एंजाइम चाहिए. तो यू कैन कट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. अगर आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक रेन एंजाइम अवेलेबल है, BAM-H1 बोल के, BAM-H1. और यू कैन कट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बाय यूजिंग SAL1 आल्सो. याद रखना रेन एंजाइम का नाम हमेशा रोमन नंबर में खत्म होता है. Which of the following is not a रेन एंजाइम बोल के एग्जाम में पूछा, और इंटेंशनली ऐसा रेन एंजाइम का नाम दिया वहां पर जो आपके बुक में H नहीं. ZHO5 क्या ये रेन एंजाइम है? ये बुक में नहीं है आपके, फिर भी है. वो कैसा? लास्ट में रोमन नंबर है ना, बस जैसा इको R1 था वैसा लास्ट में रोमन नंबर आना, अरेबिक नंबर नहीं आना. PBr 322 इज नॉट रेन एंजाइम. लास्ट में नंबर है लेकिन, और रेन एंजाइम के नाम ऐसे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना रहता, उससे ज्यादा नहीं रहता, सिंगल डिजिट में. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को भी कट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग PST1, PVU1, और यू कैन कट PBr 322 हियर आल्सो
इको R1, क्ला1 या हिंद 2 यूज करके कट कर सकते हैं। मतलब इतने जगह पर आप प्लाज्मिड कट कर सकते हैं। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इतने जगह पर आप कट कर सकते हैं। क्या पूरे जगह पे कट कर देंगे एक साथ? स्टेटमेंट आ गया एग्जाम में, plasmid is cutted by using all the possible Ren enzyme at a time at multiple sites. Whether this is correct? No. मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कट कर सकते हैं, यहाँ पे कट करो, यहाँ पे, कहाँ पे, इतने जगह पे कट कर सकते, आपकी मर्जी है कहाँ पे कट करना है, सेलेक्ट कर लो, एक एरिया सेलेक्ट करो, पूरे जगह मत कट करो। ठीक है, समझ में आ गया? हिंद 3 है क्या वो? यस, ये हिंद 3 कर लो, हिंद 3। कौन सा? रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है बोलो? रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है? द एरिया वेयर प्लाज्मिड कट्स, द एरिया वेयर प्लाज्मिड इज कटेड बाय रेन एंजाइम, जहां पर रेन एंजाइम आके कट किया है। मैं लिखा है अभी रिकॉग्निशन साइट, आल्सो कॉल्ड पैलेंड्रामिक सीक्वेंस। Recognition site is also called palindromic sequence. It is just like the word Malayalam. लिखाया हूं recognition site. ठीक है? What is the indispensable gene of the plasmid? Indispensable. Indispensable area किसको बोलते हैं? ORI को बोलते हैं। आप जहां मर्जी है कट कर लो प्लाज्मिड को, लेकिन ORI को नहीं कट करना, ORI को नहीं कट करना। इंडिस्पेंसिबल एरिया है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको नहीं कट कर सकते। इफ प्लाज्मिड लूजेस ORI साइट मींस प्लाज्मिड लूजेस रेप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर जो है मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आफ्टरनून में। आज की जो आफ्टरनून क्लास होगी वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर ही रहेगी। यस एग्जाम के लिए है ना टॉपिक ये। थैंक यू।